ज्यादा मतलब लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. द नेम ऑफ द टॉपिक इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. और जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक बात समझाई थी, लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को बात समझाई थी वो ये थी कि बच्चों ये चैप्टर वैसे पेपर में कभी भी 3 से 4 नंबर से ज्यादा कभी नहीं आता. ये चैप्टर अगर मैं इंडिविजुअली इस चैप्टर की बात करूं तो कभी भी 3 या 4 मार्क्स से कभी भी ज्यादा आया नहीं है ये चैप्टर. लेकिन यस, ये चैप्टर अगर आपको नहीं आएगा तो कभी लाइफ में जर्नल एंट्रीज बनाना नहीं सीख सकते. यही एक सबसे बड़ा रीजन है दैट आप हमेशा जो है ये चैप्टर करते हैं बिफोर जर्नल एंट्रीज, बिफोर जर्नल. क्योंकि आप लोगों को एक बात पता है कि अगर मुझे जर्नल बनाना नहीं आएगा तो मैं कभी आगे फर्दर अपने अकाउंट में प्रोसीड नहीं कर सकती. तो आज ये चैप्टर आपको एक मौका देता है कि या तो तुम जर्नल एंट्रीज बनाना सीख लो, नहीं तो जिंदगी भर अकाउंट्स में स्ट्रगल करो. तो या तो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस चैप्टर को छोड़कर पूरी लाइफ अकाउंट्स में स्ट्रगल कीजिएगा. ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है, पर मैं एनी हाउ ये चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब यार डायरेक्टली इस चैप्टर पे नहीं आऊंगी, पहले समझाऊंगी कि ये डेबिट और क्रेडिट आखिर है क्या. सच बोलूं अकाउंटेंट की लाइफ शुरू होती है डेबिट पे, खत्म होती है क्रेडिट पे. ये डेबिट और क्रेडिट ऐसी दो चीजें हैं जो एक अकाउंटेंट की लाइफ स्टार्ट इससे होती है, डेबिट से, और एंड होती है क्रेडिट से. पर मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को, हमारे अकाउंट्स में ना ही इंग्लिश में, ना ही अकाउंट्स में, ना ही इंग्लिश में, ना ही कोई डिक्शनरी में आपको डेबिट या क्रेडिट का कोई स्पेसिफिक मीनिंग दिया होता है. ये डेबिट और क्रेडिट ऐसी चीजें हैं जिसका मेरे पास कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. आप किसी भी डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा या आप अपनी अकाउंट्स की बुक ढंग से देख लीजिएगा, आपको डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इसका मतलब कोई गिवन ही नहीं है यार. सो दैट इज व्हाई हमारे पास ये चैप्टर आता है. अब ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं और मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ ये नहीं आएगा तो जर्नल भी नहीं आएगा, तो आज जरा पहले इसको समझते हैं. तुम सबने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट किया है. एवरीबडी हैज डन दिस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, थोड़ा बहुत सबने किया है. जो अभी नए हैं उनका अभी बैकअप चल रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सबने किया है. वैसे अगर मैं एक ट्रांजैक्शन लिखती हूँ दैट परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 2 लाख, अगर मैं एक ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ दैट आई हैव परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर 2 लाख रुपए, अगर मैं ये ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ दैट आई हैव परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर रुपीज 2 लाख, तो इस बात का मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या पड़ता है, मतलब इस ट्रांजैक्शन से आपकी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. बताइए, फर्नीचर खरीदा है 2 लाख का कैश के बदले, क्या 2 इफेक्ट्स होंगे आपकी ट्रांजैक्शन के, मुझे बताइए. मैम कैश 2 लाख कम हो जाएगा और हमारे आ जाएगा फर्नीचर. और मैम फर्नीचर आ जाएगा. बहुत बढ़िया मैम. देखो ये तो मतलब आप हम सो रहे होते ना हम तब भी बता देते, मतलब इतना सिंपल हो गया ये अब कि हमने फर्नीचर खरीदा है 2 लाख रुपए का, तो इसका मतलब क्या है, फर्नीचर 2 लाख का आ गया है और पैसा चला गया, मतलब 2 इफेक्ट्स. अच्छा, अभी एक और ट्रांजैक्शन दे रही हूँ, इसका भी बताओ. परचेज लैंड रुपीज 1 लाख, अब बताओ इसका क्या इफेक्ट होता. मैम कैश चला जाएगा 1 लाख और लैंड आ जाएगी. बहुत बढ़िया लैंड आ जाएगा मैम, कैश चला गया और लैंड आ गया. अब तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग जो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, तुम्हें क्या लगता है अकाउंटिंग वैसे होती है? क्या फील होता है तुम्हें? नहीं. हमको, तुम्हें क्या लगता है सच में अकाउंट्स में जब एक ट्रांजैक्शन होती होगी तो हम ऐसे इक्वेशन बनाते होंगे और लिखते होंगे अच्छा एसेट बढ़ गया, अच्छा ये बढ़ गया, मतलब एक्चुअली में अकाउंटिंग इक्वेशन आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं था. अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था? जस्ट टू शो कि देखो हर इक्वेशन में एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है, बस ये बात बताना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था. लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करोगे तो इस चैप्टर में आप कोई एक्चुअली अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, तो अकाउंटिंग स्टार्ट होगी इस चैप्टर से जो मैं आज करवा रही हूँ आप लोगों को.
इज दैट क्लियर? अब क्या जिंदगी भर सिर्फ ये बोलते रहोगे? फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया, या लैंड लैंड बढ़ गया, कैश कम हो गया? क्या जिंदगी भर यही बोलते रहोगे? क्या यही बात बोलते रहोगे हमेशा? नहीं, मतलब हमारी यार दिन में कम से कम कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो दिन में हजार हजार ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं यार, कम से कम 1000 ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो क्या वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते होंगे और हर ट्रांजैक्शन को क्या ऐसे लिखते होंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल, फीजिबल ही नहीं है करना। तो मतलब मैम कैसे लिखते होंगे फिर कि हमारे पास फर्नीचर आया और कैश गया? इस बात को वो कैसे लिखते होंगे? तो वो लिखते होंगे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। वो लिखते होंगे इस बात को इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। तुम लोगों को आप लोगों को मैंने आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में एक बात समझाई थी दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। मैंने आप लोगों को जो है ये बात समझाई थी दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया और कैश चला गया, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं बनी जिसके दो इफेक्ट्स ना हो। तो बच्चों आज ना मैं उन दो इफेक्ट्स को एक नाम दे रही हूँ। क्या आप सब मुझसे ये बात एग्री करते हो इस बात से कि ऑलवेज एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स? आपने ये बात अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख ली है पूरे चैप्टर में कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो आज मैं बस उन इफेक्ट्स का नामकरण कर रही हूं, उनका नाम रख रही हूं, डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों आज से मैं ये नहीं बोलूंगी फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया। आज से मैं बोलूंगी एक अकाउंट डेबिट हुआ है और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। समझे? क्योंकि अकाउंट्स, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में मैंने ये सिखाया कि ट्रांजैक्शन के कौन से दो इफेक्ट्स होते हैं। अगर फर्नीचर खरीदा तो आपने वो दो इफेक्ट्स क्या बताए मैम? फर्नीचर आया और कैश चला गया। तो आपको उस चैप्टर में मैंने ये सिखाया कि कैसे तुम डिटरमाइन करोगे कि एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स है, कि आप इस बात को कैसे डिटरमाइन करोगे कि एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स है। ये बात मैंने आपको उस चैप्टर में सिखा दी थी। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूं कि अकाउंटिंग सिर्फ प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज से नहीं चलती है, उसके दो नाम है, उन इफेक्ट्स के दो नाम है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। तो अब आपको इस चैप्टर के अंदर मुझे ये नहीं बताना कि फर्नीचर कितना बढ़ा, कैश कितना कम हुआ। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि फर्नीचर और कैश में कौन सा इफेक्ट डेबिट है, मतलब डेबिट का एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म इज डीआर, और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट है। ठीक है? और एक बात सुन लो, डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन मीनिंग। अगर आप अपनी अकाउंट्स में भी, अकाउंट्स की बुक भी खोल के देखोगे ना, डेबिट और क्रेडिट, तो उसके उसमें बस इतना ही लिखा होता है दैट डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये दो एस्पेक्ट्स हैं, दो इफेक्ट्स हैं ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई मीनिंग नहीं है कि डेबिट मतलब बढ़ना या क्रेडिट मतलब गिरना, कम होना, बढ़ना, ऐसा कोई मीनिंग किसी ने नहीं दिया। सिर्फ इतना बोल दिया दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स। ये बात मुझे पहले से पता चल गई थी, लेकिन अब बोल रहे हैं that the two effects of the transaction is one is debit, another is credit. Now I am giving you the name. Now I am giving the effect of each and every transaction. The point is very clear to everybody now. ठीक है? तो अब बेसिकली हम ये सारी बात समझ चुके हैं, डेबिट क्रेडिट दो इफेक्ट है ट्रांजैक्शन के। अब यार थोड़ी सी और बात समझते हैं। मैम ये तो हमने आपको फटाफट से बता दिया कि फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो हमने आपको फटाफट से बता दिया कि फर्नीचर बढ़ गया और कैश कम हो गया, ये तो हमने फटाफट से बता दिया। लेकिन मैम इसमें क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है, ये कैसे बताएं? तो मैं अभी के लिए आपको एक बात बताती हूँ। सच बताऊं, फर्नीचर का बढ़ना इज द डेबिट इफेक्ट और फर्नीचर का कैश का कम होना इज द क्रेडिट इफेक्ट। ये बात मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता ही नहीं कैसे मैम ने बोल दिया डेबिट ये क्रेडिट। उल्टा भी तो बोल सकते थे आप मैम आप ये भी तो बोल सकते थे कि कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट है। आपने ये क्यों बोला कि फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट इफेक्ट है? समझाऊंगी अभी, पर अभी के लिए सुनो, ये इफेक्ट एक्चुअली है इस ट्रांजैक्शन का, सच में सही इफेक्ट है ये। फर्नीचर का बढ़ना इज द डेबिट इफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड कैश का कम होना इज द क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। और सुनो, जब तुम्हें ये बात पता चल जाती है ना कि कौन सा एस्पेक्ट डेबिट है और कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट है, फिर तुम उसको इस तरह से लिखते हो,
फर्नीचर, और इसके आगे डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR, और जो चीज क्रेडिट होती है ना उसको ऐसे लिखते हो टू कैश। और पता है ये क्या कहलाती है? ये जर्नल एंट्री कहलाती है। इसका मतलब जर्नल एंट्री बनाने के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन का कौन सा इफेक्ट डेबिट है, कौन सा इफेक्ट क्रेडिट है। अगर आपको एक बार ये बात पता चल जाती है कि मैम ये वाला इफेक्ट डेबिट होगा और ये वाला इफेक्ट क्रेडिट होगा, तो आप ऐसे ऐसे एंट्री कर सकते हो। और यही बात अब इस चैप्टर में सीखेंगे। तो मतलब मैम ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा कि फर्नीचर खरीदने पर फर्नीचर बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है। ये बात मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ ली, राइट। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर आप लोग मुझे ये बताओगे, या मतलब बेसिकली मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि कौन सा एस्पेक्ट डेबिट है, कौन सा इफेक्ट डेबिट है और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट है। क्योंकि अब हम आपके उन इफेक्ट्स को नाम दे रहे हैं। प्लस माइनस से अकाउंटिंग नहीं चल सकती मैम, फर्नीचर प्लस कैश माइनस नहीं। ये उस चैप्टर के लिए ठीक था, पर अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मैं इससे काम अपना नहीं चला सकती हूँ। फॉर दैट आई मस्ट नो दैट विच एस्पेक्ट इज डेबिट एंड विच एस्पेक्ट इज क्रेडिट। इज दैट क्लियर बच्चों? और एक बार पता चल जाएगा ना कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, एक बार, बस एक बार पता चल जाएगा ना डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, उसके बाद तुम बड़े ही आसानी से उसको इस तरह से लिखकर जर्नल एंट्री बना दोगे। मतलब यार जर्नल एंट्री तो अपने आप में कुछ है ही नहीं। मेन बात तो यही है पता लगाना कौन सा इफेक्ट ट्रांजैक्शन का डेबिट, कौन सा इफेक्ट ट्रांजैक्शन का क्रेडिट। तो अगर कोई बच्चा, ऐसा कोई बच्चा जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं क्लियर, बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो वो ये कभी बता नहीं पाएगा कि उसके कौन से दो इफेक्ट्स हैं ट्रांजैक्शन के। और जब वो ये नहीं बता पाएगा तो वो कैसे बता पाएगा डेबिट कौन सा क्रेडिट कौन सा। और अगर वो डेबिट और क्रेडिट सही नहीं बता पाएगा तो उसकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। तो मतलब इस चैप्टर में सच में अगर तुम अपनी जिंदगी में जर्नल एंट्री सही करना सीखना चाहते हो, और मैं बता रही हूँ अगर जर्नल एंट्री करना सीख गए ना तो अकाउंट्स में कभी तुम कमजोर नहीं फील करोगे। यू विल नेवर बी अ वीक स्टूडेंट इन दिस सब्जेक्ट। तो ये जो चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये एक्चुअली तुमको तुम्हारे अकाउंट्स में ये डिक्लेयर करता है, इसका आना तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनाता है अकाउंट्स में, और इसका ना आना तुम जिंदगी भर अकाउंट्स में फेस करते हो। जिंदगी भर, लाइक लिटरली जिंदगी भर, जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन दो ये ज्यादा मार्क्स का नहीं आता। तो करें हम लोग जरा इस चैप्टर को स्टार्ट। आप लोगों को जितना मैंने समझाना था, मतलब जितना मैंने आपको समझाया, वो सारी बातें आपको मेरी से क्लियर हो गई हैं कि मैं ये क्यों आपसे पीछे पड़ी हुई हूँ डेबिट क्रेडिट इफेक्ट जानने के लिए। क्योंकि मुझे ना आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखानी है, और जर्नल एंट्री कुछ नहीं है, डेबिट क्रेडिट का खेल है, उसको बस एक लिखने का तरीका है। तो मेन बात तो ये है पता लगाना कि कौन सा इफेक्ट डेबिट है और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट है। और प्रॉब्लम मेरे साथ ये है यार कि मेरे पास ना डेबिट का मीनिंग है ना मेरे पास ना क्रेडिट का मीनिंग है। ये कैसे पता चलेगा कि फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट हुआ है? ये पता चलेगा रूल्स पढ़कर। क्या पढ़कर? रूल्स पढ़कर, डेबिट और क्रेडिट के। क्योंकि बच्चों इनका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, इस वजह से इनके ऊपर रूल्स बने। तो हम उन रूल्स को फॉलो करके पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा इफेक्ट ट्रांजैक्शन का डेबिट है और कौन सा इफेक्ट ट्रांजैक्शन का क्रेडिट है। किसी को, जहां अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, जिस भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है वो मुझे बताए। मैम आपने फर्नीचर को डेबिट क्यों लिया था? अरे वो तो मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी ना श्रेया, वो डेबिट क्यों लिया, अच्छा। कैश क्रेडिट क्यों लिया, वही तो इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि मेरे को ये बात पता होना बहुत जरूरी है किसी चीज को पढ़ने से पहले कि मैं उस चीज को क्यों पढ़ रही हूँ, या उसको पढ़ने से मुझे क्या फायदा होने वाला है, तभी मैं उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ पाऊंगी। तो यहाँ तक उस बेस में किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम। ओके। तो अब मैं तुमको एक चीज समझाना चाहूंगी। देखिए,
पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ये बताता है कि आखिर अकाउंट क्या होता है। तो बच्चे अकाउंट बेसिकली एक ऐसा समराइज्ड रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का एक जगह पर और एक पर्टिकुलर हेड पर। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखा रही हूँ, अभी ऐसे अकाउंट बनता है, अभी सिखाएंगे आपको बनाना, पर अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। जैसे ये कैश अकाउंट है, इस कैश अकाउंट का ये वाला साइड डेबिट होता है और ये वाला साइड क्रेडिट होता है, ऐसा बनता है। और कैश अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड है। समराइज रिकॉर्ड कैसे है, मेरे जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी ना, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है कि आपको समझाया जाता है कि एक्चुअली में अकाउंट क्या है। अब जरा आपके इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। Why to study this chapter? Why we are studying this chapter? That because every transaction always have two aspects. हर transaction के दो aspects होते हैं, but now we have to name them. अब हमें उनको नाम देना है। दो aspects, दो effects होते थे, ये बात equation के chapter में पढ़ ली है, लेकिन अब मैं उनको नाम दे रही हूँ। One is debit and other is credit. So in this chapter we will learn which aspect of a transaction will be debited and which aspect of a transaction will be credited. तो इस चैप्टर के अंदर मैं ये पढ़ने वाली हूँ कि कौन सा इफेक्ट डेबिट है और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट का क्योंकि कोई स्पेसिफिक मीनिंग ही नहीं है कहीं पर भी, ना डिक्शनरी में ना अकाउंटिंग में, तो इसलिए कौन सा इफेक्ट डेबिट और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट होगा, ये बात समझाने के लिए हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है या हमारे जो ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर आता है रूल्स। आपको कुछ रूल सिखाए जाएंगे और उन रूल से आप लोग पता लगाएंगे कि कौन सा इफेक्ट डेबिट और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे करना होगा, करने से क्या होगा, ऑल दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यस मैम। अब मैं आपको बता दूं, मेरे पास दो तरीके हैं। आई हैव टू वेज, बेसिकली दो अप्रोचेस है। ठीक है, मैं इन रूल्स को दो तरीके से पढ़ सकती हूँ। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करो या तो आप मॉडर्न अप्रोच से पता लगाओ कि एक्चुअली डेबिट कौन सा ट्रांजैक्शन होने वाला है और क्रेडिट कौन सा ट्रांजैक्शन होने वाला है। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस चैप्टर के लिए आपको दोनों एस्पेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको दोनों इफेक्ट्स ट्रांजैक्शन के पढ़ने पड़ेंगे फॉर दिस एस्पेक्ट, फॉर दिस चैप्टर बेसिकली। तो मेरे पास दो तरीके हैं, जैसे किसी काम को करने के दो तरीके होते हैं। जैसे अभी मैं आपको लाइव क्लासेस देती हूँ, तो या तो मैं आपको वीडियो सेंड कर सकती हूँ, या मैं जैसे मुझे अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाना है तो मैं आपको या तो वीडियो सेंड कर सकती हूँ या मैं ऐसे लाइव क्लास ले सकती हूँ जूम पर। तो आई हैव दीज टू ऑप्शंस, तो मैं दोनों फॉलो करती हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट डेबिट होगा, कौन सा इफेक्ट क्रेडिट होगा, ये जानने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज, वन इज ट्रेडिशनल एंड अदर इज मॉडर्न। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो इनिशियली सबसे पहले आई थी, वो ट्रेडिशनल अप्रोच आई थी। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच का ही एक कह लो शॉर्ट वर्जन है मॉडर्न अप्रोच। दोनों एक ही चीज कहते हैं, दोनों एक ही चीज कहते हैं, दोनों से बात एक ही आती है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच बोलेगा कि फर्नीचर डेबिट होगा तो मॉडर्न अप्रोच भी यही बोलेगा कि फर्नीचर डेबिट ही होगा, लेकिन दोनों को पता लगाने के तरीके डिफरेंट है। तो हम जो है इन दोनों अप्रोचेस को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और लेकिन सबसे पहले आई वुड बी स्टार्टिंग विद ट्रेडिशनल अप्रोच। इनिशियली मैं आपको दोनों अप्रोचेस बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आगे जाके जब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप कोई भी अप्रोच इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। ये आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली होता है, नहीं तो अदरवाइज अभी के लिए तो दोनों अप्रोचेस इक्वल है, दोनों ही पढ़ना है, वो भी दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये दो अप्रोचेस है, वन इज ट्रेडिशनल अदर इज मॉडर्न। अब ना मैं बात करने वाली हूँ आपकी सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है जरा बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है ये, इसके बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ना बच्चों, ये जो अप्रोच होती है ये आपके अकाउंट को कुछ तीन पार्ट्स में बांट देती है।
ये अप्रोच आपके अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में बांटती है, 3 पार्ट्स में बांटती है। कहते आप जितने भी अकाउंट्स में डील करते हैं, मतलब अकाउंट्स में डील करते हैं मतलब मैम थोड़ा समझ नहीं आया हमें। जैसे तुम लोग ने जैसे तुम्हारी बुक्स में जितनी अकाउंट्स है, जैसे फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है, डेटर है, आपका रेंट है, आपका प्रीपेड रेंट है, आपका आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आपके लोन्स हैं, आपका कैश है, आपका बैंक है, मतलब आप जितने भी अकाउंट्स से डील कर रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शंस में जितने ही तरह के अकाउंट्स क्यों ना आ रहे हो, मतलब आपके फुल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर आप जितने भी नाम लेते हो अकाउंट्स के, कैश, बैंक, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, आप जितने भी नाम लेते हो ना, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बता रहे हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो 3 तरह के हो सकते हैं, वो 3 तरह के हो सकते हैं। आप जितने भी अकाउंट्स अब तक डिस्कस करके आए हैं, हम उनको 3 तरह के अकाउंट्स मानते हैं। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। ये इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई, ये इन्होंने आपको 3 कैटेगरीज बताई। कहते हैं या तो अकाउंट पर्सनल होता है, या तो अकाउंट रियल होता है, या तो अकाउंट नॉमिनल होता है। ठीक है, तो जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पर्सनल में ना ये वर्ड दिख रहा है पर्सन। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो कितनी कैटेगरीज में आते हैं, मतलब आपके जितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं, आप जितने भी लोगों से डील करते हैं, आपके पास मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी आ रहा है यार, वो 3 तरह के हो सकते हैं। आपके पूरी अकाउंट में जितने भी आप अकाउंट्स के नाम लिखते थे, इट कुड बी ऑफ 3 टाइप्स। It could be either personal accounts, it could be either real account, it could be either nominal account. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल अप्रोच में ये पता लगाना है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल होगा, कौन सा अकाउंट रियल होगा, कौन सा अकाउंट नॉमिनल होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। बच्चे पर्सनल में ना ये पर्सन वर्ड दिख रहा है, तो आप अपने बिजनेस में जितने भी पर्सन्स के साथ डील करते हैं, आप अपने बिजनेस में जितने भी पर्सन्स के साथ डील करते हैं, जैसे कि डेटर, जैसे कि क्रेडिटर्स, ठीक है, तो आप जितने भी पर्सन्स के साथ डील कर रहे हैं अपने बिजनेस में, आप उन्हें पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जितने भी पर्सन्स के साथ आप अपने बिजनेस में डील करते हैं, या जितने भी अकाउंट्स आपके बिजनेस में पर्सन के हैं, लोगों के हैं, इंडिविजुअल्स के हैं, उनको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स में सारे एसेट्स आते हैं, रियल अकाउंट्स में सारे एसेट आते हैं, लेकिन एक्सेप्ट बच्चे यहाँ पर ना देयर आर सम एसेट्स, कुछ 2 से 3 ऐसे एसेट्स हैं, वो मतलब वो एसेट तो है, वो एसेट है, पर दे आर नॉट रियल। तो मतलब दोबारा समझा रही हूँ, रियल अकाउंट में जनरली सारे एसेट्स आते हैं, जैसे 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 लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सारे एसेट्स हैं। फर्नीचर मैम सारे टैंजिबल आते हैं। नहीं, इंटेंजिबल भी यार, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सारे एसेट्स जो है ना, सारे एसेट्स मतलब सारे एसेट्स, either it is current, either it is non-current, either it is tangible, either it is intangible, all assets will come in real account except कुछ 3 एसेट्स, 3 चीजों को छोड़ के, 3 एसेट्स को छोड़ के सारे एसेट्स रियल है। अब वो 3 कौन से होते हैं मैं बताऊंगी, लेकिन वेट करना, अभी बताऊंगी लेकिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए एक ओवरऑल अगर मुझसे कोई पूछेगा कि रियल में क्या आता है, तो मैं बोलूंगी एसेट्स आते हैं। क्या आते हैं? एसेट्स आते हैं। वो एसेट्स कोई भी हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, टैंजिबल हो सकते हैं, इनटैंजिबल हो सकते हैं, कोई भी तरह का एसेट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी तरह का एसेट मेरा रियल है, लेकिन 3 एसेट्स को छोड़ देना प्लीज, 3 एसेट्स को छोड़ देना। अब वो एसेट्स 3 कौन से हैं मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं, नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें आती हैं। 4 चीजें आप नॉमिनल अकाउंट में डालते हो, आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस के लॉसेस, आपके बिजनेस की इनकम्स, और आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स। मतलब एक बात बताऊं सच में, एक बात बताऊं सच में, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स, ये चारों टर्म्स तुम हमेशा इकट्ठी पढ़ते हो। इक्वेशन के चैप्टर में भी इकट्ठी पढ़ी थी, और आज यहाँ पर भी उसको इकट्ठा डाला। कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, कह रहे जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी इनकम्स होती हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, वो सब ना आपके नॉमिनल अकाउंट है, वो सब आपके क्या है? नॉमिनल अकाउंट है।
ठीक है, तो अगर आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, लोगों से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, वो पर्सनल अकाउंट। जितने भी एसेट है, वो सब रियल है, लेकिन 3 एसेट्स को छोड़ के, मतलब सारे एसेट्स रियल है एक्सेप्ट सम, सारे एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजें आएंगी, नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें आएंगी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा यार आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स के नाम आप लोग लिखते हो, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, आप जितने भी नाम दे दो मुझे, मैंने उसको 3 कैटेगरीज में डालना है, या तो वो पर्सनल है, या तो वो रियल है, या तो वो नॉमिनल है। अगर वो अकाउंट्स किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी बंदे से रिलेटेड है, तो वो पर्सनल अकाउंट है, सिंपल। और अगर वो एसेट है तो वो रियल है। लेकिन फिर बोल रही हूँ सारे एसेट्स रियल नहीं होते, 3 एसेट्स को छोड़ दो, बाकी सारे एसेट्स रियल है, लेकिन एक्सेप्ट 3। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ऑल माई एक्सपेंसेस, ऑल माई इनकम्स, ऑल माई लॉसेस, ऑल माई प्रॉफिट्स। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये थोड़ा सा ना इनिशियली थ्योरेटिकल लगता है चैप्टर, पर विद टाइम ये प्रैक्टिकल बन जाता है, अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें रूल्स पढ़ रहे हो। मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ कि एक्चुअली में कौन से इफेक्ट डेबिट होगा और कौन से इफेक्ट क्रेडिट होगा, ये बात मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या बोला। ट्रेडिशनल अप्रोच ने बोला कि अकाउंट्स 3 तरह के हो सकते हैं। आप दुनिया के कितने मर्जी अकाउंट्स यूज कर रहे हो, आपके अकाउंट्स 3 तरह के होंगे। इट वुड बी पर्सनल, आइदर इट वुड बी पर्सनल, इट वुड बी रियल, और इट वुड बी नॉमिनल। या तो वो पर्सनल है, या तो वो रियल है, या तो वो नॉमिनल है। इज दैट क्लियर? तो जो पर्सनल होते हैं जो लोगों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड होने वाले अकाउंट्स मेरे पर्सनल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल मतलब मैम एसेट्स। कुछ ऐसे एसेट्स है जो रियल नहीं होते, एसेट होकर भी वो रियल नहीं होते, उनके बारे में भी बात करेंगे। और नॉमिनल में मैम 4 चीजें। तो मैम अगर आपके अकाउंट बंदे का है, मतलब किसी पर्सन का है, मैम वो पर्सनल अकाउंट है इसका मतलब। और मैम अगर आपका अकाउंट कोई एसेट है तो मैम वो रियल अकाउंट है। अच्छा, और मैम अगर आपका कोई एक्सपेंस, लॉस, इनकम या प्रॉफिट है तो इसका मतलब मैम वो नॉमिनल अकाउंट है। मेरा यहाँ पर पॉइंट समझ आया? अभी मैंने ये आपको बताना है कि कौन से ऐसे एसेट्स है जो आपके रियल नहीं होते, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्या आप मुझे ये बात का जवाब दे सकते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्या क्या आता है? क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को क्लैरिटी हो गई है? क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो ठीक है, क्लियर है तो Yes, ma'am, clear है. यस मैम। ठीक है। तो जब तुम लोग मुझे बोलते हो ना क्लियर है, तो फिर टाइम आ जाता है तुम्हारा टेस्ट लेने का। नाम लिख रही हूँ, बताना जरा, ठीक है? रमेश का एक अकाउंट है, कैश, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, प्लांट एंड मशीनरी, राकेश अकाउंट। राकेश मेरा एक्चुअली क्रेडिटर है और रमेश मेरा डेटर है। चलो कौन बताएगा पहले? कौन सा बच्चा पहले बताएगा? रमेश बताओ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? मैम पर्सनल। पर्सनल। यस मनन, कोई डाउट है? कैश नॉमिनल। रियल। अरे Real. यार, कैश इज एन एसेट यार, भूल गई? मैम बट प्रॉफिट में मिलेगा ना? अरे यार तुम्हें पता नहीं है क्या? अकाउंटिंग मिशन का चैप्टर नहीं किया आपने? उसमें जब तुमको जब 5,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता था तो प्रॉफिट होना एक अलग बात होती थी और पैसा मिलना एक अलग बात होती थी। तो हाथ में पैसा होना आज भी तुम्हारा एसेट है और वो रियल अकाउंट है। आ गई बात समझ में? यस मैम। फर्नीचर
Real account. Real. रेंट क्या है? रेंट पे किया है. Nominal. Nominal. सैलरी Nominal. प्लांट एंड Nominal. मशीनरी. Real. अच्छा, राकेश वाज द क्रेडिटर. Personal account. Personal. समझ आया? पर्सनल मतलब पर्सन्स. पर्सनल मतलब पर्सन्स. रियल ऑलमोस्ट सारे एसेट्स, लेकिन कुछ को छोड़ के, वो अभी हमें पता नहीं है. और नॉमिनल मैम 4 चीजें हो सकती है: एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट्स. आगे बात समझ में सबको? किसी को अगर इतना सा भी 0.1% भी डाउट है ना, तो मुझसे पूछ सकता है फटाफट से. ये चैप्टर अच्छे से आना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए. तो 3 अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल, रियल, नॉमिनल. वी हैव 3 अकाउंट्स: पर्सनल, रियल और नॉमिनल. ये सारी कहानी डिस्कस हो गई है पर्सन से रिलेटेड. ऑल एसेट्स, लेकिन एक्सेप्ट कुछ. और नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स. तो ये बात होगी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने अकाउंट्स को टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है. आपको पता है आपके पर्सनल अकाउंट्स भी 3 तरह के हैं. यू हैव 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स इन योर अकाउंट्स, इन योर बिजनेस. 3 तरह के लोग तुम्हारी जिंदगी में, यानी तुम्हारे बिजनेस में होते हैं. तो आपने ये तो बड़े अच्छे से बता दिया, कि आपके अकाउंट्स 3 तरह के हैं. अकाउंट्स 3 तरह के हैं: पर्सनल, रियल, नॉमिनल. ये तो आपने मुझे फटाफट से बता दिया कि 3 तरह के अकाउंट्स है. लेकिन ये जो पर्सनल अकाउंट्स है ना, मतलब पर्सन्स, ये 3 तरह के पर्सन्स है आपके बिजनेस में. पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव. अब ये जरा बात कर लेते हैं कि हमारा ये नेचुरल पर्सन कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, और रिप्रेजेंटेटिव की बात भी करेंगे. एक बात बताओ, किसी भी चीज को नेचुरल होने के लिए क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल? मतलब इट इज क्रिएटेड बाय नेचर. आप और मैं नेचुरल है. क्यों? क्योंकि वी आर क्रिएटेड बाय नेचर. मशीनरी नेचुरल नहीं है, क्योंकि इट इज मैम जो नेचर से मिले. एग्जैक्टली जो नेचर से मिले. हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमको कुछ मतलब हमको लाना नहीं पड़ता. जो मतलब हमको किसी ने बनाया नहीं है, हम बाय क्रिएटेड बाय नेचर है. अगर मैं कल को रोबोट बनाती हूँ तो वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको नेचर ने नहीं बनाया, उसको मैंने बनाया. समझ रहे हो मेरी बात? सो नेचुरल मतलब क्रिएटेड बाय नेचर. नेचुरल मतलब क्रिएटेड बाय नेचर. एक काम करो,